गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैंने कुछ क्वेश्चन पॉलिटी से लिए हैं, तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? पहला ऑप्शन है 30 मिनट, दूसरा 1 घंटा, तीसरा है अनिश्चित काल के लिए और फोन नंबर है 2 घंटे। इसमें सही है आपका 1 घंटा। अगला क्वेश्चन है, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? तो पहला ऑप्शन है भारत की, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका की, तीसरा है ब्रिटेन की और फोन नंबर है स्विट्जरलैंड की। इसमें सही है आपका ये भारत की देन, यानी पहला ऑप्शन आपका सही है। इसमें आगे बढ़ते हैं। शून्यकाल यानी 0 आवर विशिष्ट भारतीय संसदीय व्यवहार है। लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल कहा जाता है, जिसकी अवधि 1 घंटा हो सकती है। यानी इसकी अवधि कितनी होती है? 1 घंटा। 1 घंटा हो सकती है, जिसे 0 आवर भी कहा जाता है। 0 आवर भी कहा जाता है। यह समानता है दोपहर, इसका समय होता है 12 बजे से 1 बजे तक का समय होता है। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द को औपचारिक मान्यता नहीं प्राप्त है, यानी इसे मान्यता ही नहीं मिली है। और शून्यकाल में किसी मामले को उठाने के लिए सदस्य प्रतिदिन पूर्वाह्न 10 बजे से पहले यानी पूर्व अध्यक्ष को सूचना देते हैं। किसी मामले को उठाने या न उठाने की अनुमति या मामलों के क्रम का निर्णय कौन करता है? अध्यक्ष पर निर्भर करता है। वर्तमान में शून्यकाल के दौरान लोकसभा में कितने मामले हैं? तो लोकसभा में 20 मामले हैं और उठाए जाने की अनुमति है, जबकि राज्यसभा में 7 से अधिक मामले नहीं उठाए सकते। इस दौरान सदन का कोई सदस्य अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित प्रश्न मंत्रियों से पूछ सकता है और उत्तर देने को कह सकता है। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है। पहला है वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता, दूसरा है निलंबित प्रस्ताव, तीसरा है स्थगन काल, फोन नंबर है प्रश्नोत्तर सत्र। इसमें सही है आपका फोन नंबर। धन विधेयक कहाँ पुनः स्थापित किया जाता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, तीसरा है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, उपरोक्त में से कहीं नहीं। तो पहला सही है आपका, धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। पहला है 10 दिनों तक, दूसरा है 14 दिनों तक, तीसरा है 15 दिनों तक और फोन नंबर है 16 दिनों तक। इसमें सही हो जाएगा आपका 14 दिनों तक। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? पहला है स्पीकर, दूसरा है उपराष्ट्रपति, तीसरा है राष्ट्रपति, फोन नंबर है प्रधानमंत्री। तो पहला ऑप्शन सही है। इसमें आपका कौन करता है? स्पीकर करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। पहला है दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गई है, यहाँ हो जाएगा विधेयक, एक लाइन रहेगी यहाँ पे, के संबंध में। दूसरा है हिंदू कोड विधेयक के संबंध में। तीसरा है बैंक राष्ट्रीयकरण विधेयक के संबंध में। यहाँ भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, एक लाइन रहेगी। और स्वर्ण नियंत्रण विधेयक के संबंध में, तो यहाँ भी गलती हो गई, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, विधेयक होगा यहाँ पे। तो इसमें सही है आपका पहला, दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? पहला ऑप्शन है संविधान संशोधन विधेयक, दूसरा है वित्त विधेयक, तीसरा है साधारण विधेयक और फोन नंबर है भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो इसमें सही है आपका साधारण विधेयक। तो इसमें आपका सही है तीसरा ऑप्शन सही है, इसमें आपका साधारण विधेयक। अगला क्वेश्चन है, कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जाता है?
लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों में से संसद के एक पटल पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही हो जाएगा तीसरा, दोनों में से संसद के एक पटल पर, किसी पे आप रख सकते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला है लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके सत्रावसान पर व्यक्तिगत यानी लैप्स हो जाता है। दूसरा है राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक, फिर यहाँ विधायक हो गया है, विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर लैप्स नहीं होगा। यहाँ पे हो जाएगा व्यक्तिगत, यानी कि लैप्स नहीं होगा। यहाँ हो जाएगा पहला इसमें आपका गलत है और दूसरा सही है। तो इसमें आपका दूसरा सही है, केवल 2। आइए व्याख्या देखते हैं इसकी। अनुच्छेद 207(3) के अंतर्गत संसद में लंबित विधेयक सदन के सत्रावसान के कारण व्यक्तिगत नहीं होगा, यानी लैप्स नहीं होगा। अतः कथन 1 असत्य है, यानी गलत है। अनुच्छेद 107(4) के अंतर्गत राज्यसभा में लंबित विधेयक इसको लोकसभा में पारित नहीं किया गया है, लोकसभा के विघटन पर व्यक्तिगत नहीं होगा, अर्थात कथन 2 सत्य है। अतः दो ही सत्य है, 2 ही सही है, यानी कि यहाँ पे ही होना चाहिए, 2 ही सत्य है। आइए आगे बढ़ते हैं। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को पुनः प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। यानी पहला ऑप्शन है भारत की आकस्मिकता निधि में, दूसरा है लोक लेखा में, तीसरा है भारत की संचित निधि में और 4 नंबर है निक्षेप तथा अग्रिम निधि में। तो इसमें सही है आपका भारत की संचित निधि में, तीसरा ऑप्शन आपका सही है। इसमें भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? पहला है भारत के राष्ट्रपति का, दूसरा है भारत की संसद का, तीसरा है भारत के प्रधानमंत्री का, 4 नंबर है संघीय वित्त मंत्री का। तो इसमें सही है आपका भारत की संसद का, यानी इसमें आपका दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है धन विधेयक भारत के संविधान की किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? पहला है अनुच्छेद 109, दूसरा अनुच्छेद 110, तीसरा अनुच्छेद 111 और 4 नंबर अनुच्छेद 112। तो इसमें सही है आपका अनुच्छेद 110, यानी दूसरा सही है आपका इसमें। अगला क्वेश्चन है धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? पहला है स्पीकर, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है उपराष्ट्रपति, 4 नंबर है मंत्रिपरिषद। तो इसमें करेगा आपको पहला सही है, यानी स्पीकर करेगा। कौन प्रमाणित करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है लोकसभा अध्यक्ष, तीसरा है वित्त सचिव, 4 नंबर है वित्त मंत्री। तो कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। इसमें आपका दूसरा सही है। व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? पहला है तदर्थ निधि, दूसरा है अतिरिक्त अनुदान, तीसरा है अनुपूरक अनुदान और 4 नंबर है अनुदान का अनुरोध। तो इसमें सही है आपका 4 नंबर अनुदान का अनुरोध। इसकी व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 113(2) के अनुसार व्यय का अनुमान भारतीय संसद के समक्ष अर्थात लोकसभा के समक्ष अनुदानों की मांग के रूप में रखे जाएंगे और लोकसभा को शक्ति होगी कि वह किसी मांग को अनुमति दे या अनुमति देने से मना कर दे अथवा किसी मांग को उसमें निर्दिष्ट रकम को कम करके अनुमति दे, यानी रकम को भी कम कर सकती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 249, दूसरा है अनुच्छेद 250, तीसरा है अनुच्छेद 252 और 4 नंबर अनुच्छेद 253। इसमें सही है आपका 4 नंबर अनुच्छेद 253। आगे क्वेश्चन है ध्यानाकर्षण यानी ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है?
पहला है अल्पावधि चर्चा, दूसरा है प्रश्नकाल, तीसरा है स्थगन प्रस्ताव और फोन नंबर है शून्यकाल। तो इसमें सही है आपका स्थगन प्रस्ताव। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। ध्यान आकर्षण की संकल्पना भारत की देन है। यह आधुनिक संसदीय प्रक्रिया की एक नवीन संकल्पना है और इसमें प्रश्न तथा अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें संसद सदस्यों को अविलंबनीय है कि लोक महत्व के विषय में सरकार की सफलता अथवा उसके द्वारा की गई अपर्याप्त कार्रवाई को सामने लाने का अवसर मिलता है। यह स्थगन प्रस्ताव के सदृश है, परंतु इसमें निंदा का पक्ष नहीं होता है। तो आज का यही खत्म होता है प्रश्न और उसकी व्याख्या। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा।